everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case scenario, which is case scenario number 28. फटाफट से करते हैं स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी. इसको करने के फटाफट से फिनिश. चलिए करते हैं स्टार्ट. क्या कह रहा है, साथ साथ पढ़ते भी चलेंगे एंड कंसेप्ट्स भी अपने रिकॉल करते चलेंगे. क्या बोल रहा है ये, नेहा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इन द सूरत. जो नेहा केमिकल प्राइवेट लिमिटेड है जिसको हम रेफर करने वाले हैं, एनसीपीएल इज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इन द गुजरात. कहां पे रजिस्टर्ड? इन द स्टेट ऑफ गुजरात रजिस्टर्ड है. जिसका काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट. द वर्क इज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट. एनसीपीएल इज अ फर्म रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. काम करती है ये केमिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का. उसके बाद पूर्वा फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम पीएफपीएल रेफर करेंगे, महाराष्ट्र के हैं. अप्रोच द एनसीपीएल फॉर द सप्लाई ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट. एनसीपीएल कौन है, मेन जिसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, गुजरात में रजिस्टर्ड है. पीएफपीएल कौन है, ये इसका रिसिपिएंट है, सप्लाई का रिसिपिएंट है. ये इसको ऑर्डर दे रहा है कि मुझे क्या कर दो, केमिकल की डिलीवरी कर दो, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दो. ये है महाराष्ट्र में. गुजरात के पर्सन को किसका ऑर्डर आ रहा है, महाराष्ट्र के पर्सन को ऑर्डर आ रहा है. एनसीपीएल ने सप्लाई किया 20 टन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट. क्या सप्लाई किया, 20 टन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट ऑफ 1 लाख पर टन. 1 लाख पर टन तो कितना हो गया, 20 लाख रुपीस का केमिकल प्रोडक्ट का सप्लाई किया. इनवॉइस कब इशू किया गया, इनवॉइस भी सेम डेट में इशू कर दिया गया. इनवॉइस भी सेम डेट में इशू कर दिया गया है. फर्दर following additional amounts are also charged from the FPFPL. कुछ और अमाउंट चार्ज करी हैं, देखते हैं क्या क्या चार्ज करा है. पैकिंग चार्जेस चार्ज करे हैं, ऐड होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे. एक्स्ट्रा रिमूवल, केमिकल प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए कुछ खर्चा लगा, चार्ज होगा बिल्कुल, क्योंकि इन रिलेशन टू सप्लाई लग रहा है तो वो भी चार्ज हो जाएगा. उसके बाद ट्रांजिट इंश्योरेंस बिल्कुल ऐड होगा. टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी बिल्कुल ऐड होंगे. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो भी रिकवर किए जाएंगे. तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया, एक बार हम चेक कर लेते हैं. 20 लाख प्लस 25,000, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 4,500 प्लस 35,000. ये हुआ 21 लाख 19,500. 21 लाख 19,500 हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई. अभी तक की जितना सिनेरियो हमें दिया है उससे हमने निकाल लिया है. फिर क्या बोल रहा है, एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, एनसीपीएल इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द केमिकल. एनसीपीएल ने क्या कहा है, वो केमिकल रिक्वायर्ड डिलीवर कहां करेगा, एफपीएफपीएल की जगह पे पीएफपीएल को केमिकल डिलीवर करेगा. जब आप डिलीवरी रिक्वायर्ड होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट. वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट, वो हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई. पता नहीं आएगा कि नहीं, बट फिर भी हमने देख लिया. Therefore, NCPL hires a transporter. NCPL क्या करता है, ट्रांसपोर्टर हायर कर रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स. द लॉरी इंडिकेट्स, अब ऑब्वियस सी बात है, लॉरी क्या इंडिकेट करती है, दैट द फ्रेट इज पेबल. फ्रेट तो पे करना है रिसीवर ने, बट इग्नोरिंग द टैक्सेस. मतलब अगर इग्नोरिंग द टैक्सेस वर्ड यहाँ पे नहीं होता तो आरसीएम में टैक्स इस पे भी पे करता. कौन पे करता, एनसीपीएल पे करता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कौन ले रहा है, एनसीपीएल ले रहा है. भले ही वो रिकवर करेगा आगे से, भले ही वो रिकवर करके इनवॉइस में चार्ज करेगा, पर यहाँ पे अगर लायबिलिटी आती तो किस पे आती, एनसीपीएल पे आती. तब आती इन केस यहाँ पे इग्नोरिंग ऑफ टैक्सेस नहीं लिखा होता. तो सिंपल सी बात है, एनसीपीएल ने सर्विस ली है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल की. उसके बाद चलिए क्या कह रहा है, ऑन द 4 अक्टूबर NCPL has also received 2 लाख रुपीस की सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. 2 लाख रुपीस की सब्सिडी करी है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो ये क्या किसकी सब्सिडी रिसीव करी है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की सब्सिडी रिसीव करी है. किससे रिसीव करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए. ये तो प्लांट से रिलेटेड है तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे. इनकेस प्राइस से रिलेटेड होती तो अर्लियर जो प्राइस दिया उसमें से माइनस कर देते. क्यों, क्योंकि उतना बेनिफिट इसको मिल चुका है. ये गवर्नमेंट से मिली है, गवर्नमेंट से मिली है 2 लाख रुपीस की सब्सिडी, तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी एड लेस कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि ये प्राइस से रिलेट नहीं करती है. चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट PFPL is required to make payment within 20 days. PFPL क्या करेगा, is required to make payment within 20 days. In case 20 days से डिले हो जाता है तो उसने क्या करा,
तो पेनल इंटरेस्ट लगेगा। तो पीएफपीएल ने पेमेंट डिले कर दी। पेमेंट कब करी? 25 ऑफ दिसंबर को करी। इंटरेस्ट कितना लगा? 28,000। अब टाइम ऑफ सप्लाई का केस आपको याद होना चाहिए। इन केस पेनल्टी या रिसीव का टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा? जब भी रिसीव होंगी। तो इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई कब बनेगा? 25 ऑफ दिसंबर, 25 ऑफ दिसंबर बनेगा। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। On the 5th October, एनसीपीएल हायर्ड मोटर कार। एनसीपीएल ने क्या करा? मोटर कार को हायर करा है फ्रॉम मिस्टर मेहुल एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन द गुजरात। इसने क्या करा? मोटर कार को हायर करा है फॉर इट्स मैनेजमेंट टीम एट द मुंबई। मैनेजमेंट टीम एट मुंबई के लिए हायर करा है। तो अब ध्यान रखना आपको यहां से, अगर आपको कंसेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा है तो मैं आपको कंसेप्ट रिकॉल करवाती हूँ। हायरिंग ऑफ मोटर कार के केस में क्या है, किस किस को आरसीएम वाला केस याद आ रहा है? हायरिंग ऑफ मोटर कार अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। हायरिंग ऑफ मोटर कार इफ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर हायरिंग ऑफ मोटर कार की सर्विस ली है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से, टू बॉडी कॉर्पोरेट ने ली है, तो आरसीएम में टैक्स आ जाएगा। हायरिंग ऑफ मोटर कार की सर्विस इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट से ली है, टू बॉडी कॉर्पोरेट ने ली है, तो क्या आ जाएगा? टू बॉडी कॉर्पोरेट ने ली है तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द फ्यूल जो है कि टोटल जो चार्जेस है वो क्या होगा? आरसीएम में टैक्स होगा। हायरिंग ऑफ मोटर कार इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, टू बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम में आ जाएगा। तो एनसीपीएल तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बिल्कुल है, लेकिन जो पर्सन दे रहा है वो कौन है? मिस्टर मेहुल, इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आरसीएम में बिल्कुल देना पड़ेगा। बिल्कुल एनसीपीएल को आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अब इससे रिलेटेड आईटीसी का पॉइंट भी मैं आपको लगे हाथ क्लियर करवाती हूँ। आईटीसी के चैप्टर में क्या था? आईटीसी के चैप्टर में था हायरिंग ऑफ वेसल, मोटर कार, व्हीकल, एयरक्राफ्ट वगैरह पे आईटीसी ब्लॉक्ड है। लेकिन कब कब आईटीसी मिलता है? जब आप उसको फर्दर सप्लाई में यूज कर रहे हो या फिर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तहत आपने कुछ भी करवाया है। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या हम फर्दर सप्लाई में यूज कर रहे हैं? नहीं, वो खुद के लिए यूज कर रहा है। आरसीएम में एनसीपीएल पे तो करेगा, एनसीपीएल आरसीएम में पे तो करेगा, बट उसका आईटीसी नहीं मिलेगा ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद 9 ऑफ दिसंबर को क्या बोल रहा है? 9 ऑफ दिसंबर को बोल रहा है एनसीपीएल ने रिसीव करी है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम सब्सिडरी, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम सब्सिडरी विदाउट द कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 कहता है अगर आपने इंपोर्ट करी है सर्विस को इंपोर्ट करा है विद कंसिडरेशन है, तो 7(1)(b) वाला पॉइंट है वो मैं अभी रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, हम शेड्यूल 1 वाला पॉइंट रिवाइज करते हैं। क्या बोलता है? अगर आपने इंपोर्ट करी है सर्विस, कहां से इंपोर्ट करी है? विदाउट कंसिडरेशन करी है, विदाउट कंसिडरेशन करी है, बट रिलेटेड पार्टी से करी है, तो क्या होगी? वो सप्लाई मानी जाएगी, आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। सप्लायर तो बाहर है, आरसीएम में टैक्स किसको देना पड़ेगा? एनसीपीएल को देना पड़ेगा। तो देखो पहली बात तो विदाउट कंसिडरेशन है, बिल्कुल विदाउट कंसिडरेशन है। किससे ली है? सब्सिडरी से ली है, तो रिलेटेड पार्टी से ही ली है। तीसरी बात फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात बिजनेस के लिए ही ली है उसने। चलो तो यहाँ पे क्या होगा? एनसीपीएल किस में टैक्स देगा? एनसीपीएल आरसीएम में टैक्स देगा, एनसीपीएल आरसीएम में टैक्स देगा। ऑन 15 ऑफ दिसंबर सिक्योरिटी ऑफिस लोकेटेड एट द एंट्री गेट ऑफ एनसीपीएल, एनसीपीएल के एंट्री गेट पे क्या है? सिक्योरिटी ऑफिस है जिसको रेनोवेट कराया गया है। सेम हैज बीन कैपिटलाइज कर दिया गया है, तो हम क्या मान रहे हैं कि सारा का सारा कैपिटलाइज हो गया, आईटीसी नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी कैपिटलाइज हो गया होगा। चलो यहाँ पे फिनिश हो गया हमारा क्वेश्चन। एक बार चेक करते हैं, हम रेट देखते रहेंगे। रेट केमिकल प्रोडक्ट पे है 18%, मोटर कार वाले पे है 5%। उसके बाद देखते हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी जो सर्विसेज ली हैं 18%, सप्लाई ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज उस पे 12% है। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस जो ली है उस पे कितना है? उस पे है
एक मिनट में चेक करती हूँ, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस पे कितना है रेट, इट इज 18%। चलो हम करते हैं क्वेश्चन चेक, साथ साथ अपना कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, व्हाट इज द ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, ऐड कर दो सबको, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इन टोटल बताना है। फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा है। अक्टूबर के मंथ में क्या हुआ था एक बार हम देख लेते हैं। ये तो देखो क्या है, चेक करते चलते हैं। ये हमने आरसीएम में देनी है, बिल्कुल देनी है, बट इट इज फॉर द दिसंबर मंथ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब हायरिंग ऑफ मोटर चार्जेस अक्टूबर में है, आरसीएम में हमने लायबिलिटी देनी है, बिल्कुल देनी है, तो 5% का रेट है, निकालो। 10,000 पे 5% का रेट निकालो, 10,000 पे 5%, 500 हमने पे करना है अक्टूबर मंथ का, एक तो ये पे करना है। उसके अलावा ऊपर तो पेमेंट थी, टैक्स की कोई बात नहीं आ रही थी। उसके बाद एक हमने अक्टूबर में सर्विस दी है, अक्टूबर में हमने क्या दी है, सर्विस दी है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को सर्विस दी है, जिसका वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने क्या निकाला, 21,19,500, 21,19,500। इसका रेट क्या था, केमिकल का रेट क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। केमिकल का रेट क्या है, 18%। पहले तो 21,19,500 पे निकालो 18%, 381,510 उसमें ऐड करो, 500 ऐड करो। क्यों, क्योंकि हायरिंग का हमने आरसीएम में देना है, तो लायबिलिटी तो आएगी, आईटीसी भले नहीं मिलेगा बट लायबिलिटी आएगी। 382,010, 382,010 हो गया यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, 382,010 हमारा आंसर हो गया। चलो 28.2 क्या कह रहा है, फटाफट से रीड करते हैं, समझते हैं। 28.2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट करेक्ट इन गिवन केस। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है, गलत बोल रहा है ये। सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम टिकटॉक आईएनसी इज नॉट अ सप्लाई, गलत बात कर रहा है, वो सप्लाई बन रही है, सप्लाई बन रही है एज पर शेड्यूल 1। सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम टिकटॉक आईएनसी इज अ सप्लाई, बिल्कुल सही बात, सप्लाई है। उसके बाद जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन द सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मेहुल, गलत बात कर रहा है। मिस्टर मेहुल से हमने क्या लिया, हायरिंग ऑफ चार्जेस लिए, जीएसटी पे हमें करना है, तो गलत कौन कौन सी बात करी इसने, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इज रॉन्ग, तो सी मस्ट बी आर आंसर फॉर द सेम। चलिए 28.3 देखते हैं क्या कह रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई। 28.3 क्या बोल रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेड, ये मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, इंटरेस्ट जब पे करा जाता है तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, सॉरी ये गलती से लग गया, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, दिसंबर में पे करा है तो दिसंबर में आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि दिसंबर में पे करा है, कब इंटरेस्ट पे किया है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर इंटरेस्ट पे किया है, बिल्कुल दिसंबर इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो हो गया दिसंबर। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम एज द इनवॉइस वाला कब बनता है, हमने डिलीवरी उसके डोर पे करी है, हमने डिलीवरी करी है, मूवमेंट है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है दैट प्लेस इज द महाराष्ट्र, बिकॉज पीएफपीएल कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, वो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। दिसंबर महाराष्ट्र, दिसंबर महाराष्ट्र, दिसंबर ये रहा, महाराष्ट्र ये रहा। चलो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, 28.3 का डी होना चाहिए, सो दैट कुछ भी, यस डी इज द आंसर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद 28.4 क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट, वो कह रहा है अक्टूबर से दिसंबर में और कोई भी ट्रांजेक्शन कैरिड आउट नहीं की जा रही है अपार्ट फ्रॉम जो कि केस सिनेरियो में मेंशन है। आईटीसी किस किस का मिलेगा, चलिए देखते हैं आईटीसी किस किस का मिलेगा। आईटीसी हमें किसका मिलेगा, हमने एक तो आरसीएम में टैक्स पे किया है, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विस कितने की पे की है, 50,000 की पे की है। देखो सिक्योरिटी वाले का आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैपिटलाइज कर चुका है, जो दिसंबर में कंसल्टेंसी सर्विस लिए वो हमने आरसीएम में टैक्स पे किया होगा, बिल्कुल पे किया होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन आरसीएम में टैक्स पे करना है, आरसीएम में टैक्स पे करना है, 15,000 का 18% निकालो, सॉरी 50,000 का 18% निकालिए,
9,000 तो एक तो हमें ये मिल जाएगा क्योंकि हमने आरसीएम में पे किया है। जो चीज हम आरसीएम में पे करते हैं टैक्स, उसका आपको इनपुट भी मिल जाता है। मोटर कार भी हमने आरसीएम में पे किया है, मोटर कार का टैक्स भी आरसीएम में पे करा है, बट इसका आईटीसी नहीं मिलेगा ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द आईटीसी। इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। और कोई हमें इंफॉर्मेशन परचेजेस की, इनवर्ट सप्लाईज की गिवन नहीं थी, तो 9,000 हो जाएगा हमारा आंसर। 9,000 हो जाएगा हमारा आंसर सी। एक बार चेक कर लेते हैं, 9,000 मस्ट बी आवर आंसर। फिर चलते हैं 28.5 क्या कह रहा है, इफ टिक टाक आईएनसी इज नॉट अ सब्सिडरी। अगर टिक टाक आईएनसी सब्सिडरी नहीं होती, दूसरी बात कंसिडरेशन भी नहीं दिया, कंसिडरेशन ना देने की वजह से हम शेड्यूल 1 में गए। शेड्यूल 1 में सीधा सीधा बोला है, अगर रिलेटेड पार्टी से आपने लिया है, सिंपल सी बात वो कह रहा है, अगर ये सब्सिडरी नहीं होती, रिलेटेड पार्टी नहीं होती, रिलेटेड पार्टी अगर कोई नहीं है तो कंसिडरेशन भी नहीं है, तो वो सप्लाई ही नहीं है। बिना कंसिडरेशन के सप्लाई तभी बनेगी जब वो शेड्यूल 1 में आएगा। अब यहाँ पे कंसिडरेशन तो है नहीं, कंसिडरेशन तो है नहीं, तो कुछ पेमेंट भी नहीं करी है तो सप्लाई भी नहीं बनेगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। 28.4 का हो जाएगा सी, फिर देन सी। यस, यहाँ पर फिनिश हो गया हमारा केस सिनेरियो नंबर 28। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू आर रियली लाइकिंग इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, स्टिल यू कैन डू इट, डू योर बेस्ट, गिव योर मोर देन 100%। चलिए बाय बाय, टेक केयर।